हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रबड़, जो कि एक व्यापारिक फसल है। इसका उत्पादन हम पढ़ेंगे। कृषि फसलों का जो उत्पादन है, कृषि फसलें पूरे आपके कोर्स में है, पूरा एक चैप्टर जो है इसका है कृषि फसलें। तो उसके बारे में आपको जो है कृषि में कुल 7 फसलें जो है आपकी हैं, जो विभिन्न कैटेगरीज से उठाई गई है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखें कि कृषि क्या होता है। आपके हिसाब से कृषि क्या होगा? भूमि को जोतने और गोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कृषि कहा जाता है। जोतना, जोड़ना, उसमें बीज डालना, यानी कि बुआई, निराई, कटाई, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है कृषि में आती हैं। ठीक है, और कृषि जो है वो व्यवसाय है जिसने विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या को रोजगार दिया। विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्य में लगी हुई है, और जो विकासशील देश हैं वहां पर तो जो है 70% तक की जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। जैसे हमारे अपने देश भारत की 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार मिट्टी को जोतने, गोड़ने, फसल उगाने की कार्य प्रणाली, कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। ठीक है, और आज जो है कृषि वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, यानी कि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनरी के सहयोग से पूरा जो है एक लाभकारी व्यवसाय कृषि को आज के समय में बनाया गया है। ठीक है, कृषि वो व्यवसाय था जिसने मनुष्य को स्थायी आवास प्रदान किया, क्योंकि जब तक कृषि नहीं थी, स्थायी कृषि नहीं होती थी, तब तक क्या होता था कि जो है मनुष्य क्या करता था, या तो आखेट करता था या जंगलों से चीजें इकट्ठा करता था। ठीक है, या फिर झूमिंग कृषि करता था, यानी कि जो है एक स्थान पर रहकर थोड़ा बहुत कृषि की, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर। लेकिन जब आज की कृषि का प्रारंभ हुआ है ना, कृषि जो है एक पूर्ण व्यवसाय के रूप में जब विकसित हुआ, तो उसके बाद मनुष्य के जीवन को स्थायित्व मिला। तो इसका मतलब मनुष्य को स्थायी जीवन देने वाला व्यवसाय अगर कोई था तो वो कृषि था। जैसे ही कृषि प्रारंभ की, उसके साथ ही मनुष्य ने पशुपालन को भी स्थायी व्यवसाय के रूप में ले लिया, यानी कि वो एक मूवमेंट वाला कार्य नहीं रह गया। तो इस प्रकार कृषि जो है मनुष्य को स्थायी आवास प्रदान करने वाली जो प्रक्रिया व्यवसाय है, वो हम इसको कह सकते हैं। कृषि का जो मुख्य व्यवसाय है, कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? फसलों का उत्पादन। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों का उत्पादन। और ये जो फसलें हैं ये 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, खाद्य फसलें, व्यापारिक फसलें और बागान फसलें। खाद्य फसलें क्या है? जो हमें हमारे भोजन की पूर्ति करते हैं, जिनको हम डायरेक्ट खाते हैं, उसको हम खाद्यान्न फसलें जो है कहते हैं। ये खाद्यान्न फसलें जो है क्या क्या है, जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो है चावल, गेहूं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। हम गेहूं खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं महत्वपूर्ण फसल है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल जो है चावल है। चावल के बाद गेहूं है। ये 2 महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं जो विश्व की बहुत अधिक जनसंख्या खाती है। इसके बाद कुछ मोटे अनाज हैं जो कि खाद्य अनाज या तो मनुष्य के लिए है या पशुओं के लिए है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये मोटे अनाजों में जो है आता है। इसके बाद जो है कुछ व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलों का मतलब क्या है? जिनको मनुष्य खाता नहीं है, लेकिन जो है वो मनुष्य को अर्निंग देती है। ये नगदी फसलें भी हम कहते हैं, जो हमें नगद प्रदान करती हैं, उन फसलों को हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण कौन सी है? कपास, पटसन, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, और दालें भी इसी के अंतर्गत। नहीं, दालें तो खाद्य फसलों में आ रही है। ठीक है, जिनको हम बेचते हैं, हम स्वयं के उपभोग के लिए नहीं रखते, वो फसलें इसके अंतर्गत आएगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण आती है वो कपास और गन्ना है। ठीक, इसके बाद
तीसरी फसलें है रोपड़ फसलें या बागान फसलें। रोपड़ फसलें जो है, रोपड़ फसलों में क्या होता है कि प्लांटेशन की जाती है, जो पौधा है उसकी प्लांटेशन की जाती है, यानी कि पूरा जो है एक बागान लगाए जाते हैं और एक तरह से हर साल जो है इनसे उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जैसे कि चाय, कहवा, रबड़। इन रोपड़ फसलों का मतलब क्या है कि एक बार आपने लगा दिया, फिर कुछ जो है इससे 3, 4, 5 फसलें जो है प्राप्त कर ली जाती है। हर साल ये फसल नहीं बोई जाती है, जैसे ये हर साल बोई जाती है। जो बागान फसलें हैं, रोपड़ फसलें हर साल नहीं बोई जाती है, एक बार बो दी आपने और कई साल तक आप उससे उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है रोपड़ फसलों में महत्वपूर्ण कौन सी आती है? चाय, कहवा, रबड़, नारियल और विभिन्न प्रकार के मसाले, यानी कि आपने एक बार बो दिया और कई सालों तक उससे उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है फसलों का एक महत्वपूर्ण वर्ग हो गया। अब आपके जो सिलेबस में है वो क्या है? इन तीनों कैटेगरी से उठाई गई है फसलें। ठीक है, तीनों कैटेगरी से जो है फसलें ली गई है। जैसे खाद्य फसलों में गेहूं और चावल लिया गया है, व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास लिया गया है, शायद पटसन भी है। रोपड़ फसलों में से आपकी चाय और रबड़ ली गई है ना। तो इस तरह तीनों कैटेगरी से जो है फसलों को शामिल किया गया आपके सिलेबस में। आज जो है मैं आपको एक जो रोपड़ फसल है रबड़, उसके बारे में बताएंगे। रबड़ के बारे में आपको पता है क्या होता है? रबड़ एक लचीला पदार्थ है ना। और प्रारंभिक जो विकास था वो रबड़ का, वो केवल पेंसिल के लिखे को मिटाने के लिए किया गया है ना। रबड़ में कुछ गुण हैं, जैसे कि ये जो है इलास्टिक है, यानी कि लचीला होता है, और कई तरह की इसकी विशेषताएं होती हैं, जिसके वाटरप्रूफ होता है ये, है ना। रबड़ वाटरप्रूफ भी होता है और नॉन कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये गुण है जिसके कारण रबड़ का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और प्राकृतिक रबड़ तो था ही हमेशा से, लेकिन आजकल कृत्रिम रबड़ का उत्पादन भी जो है किया जा रहा है। कृत्रिम रबड़ यानी कि विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक रबड़ जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है रबड़ की हम बात करें तो ये रबड़ जो है, रबड़ के बारे में हम क्या लिखेंगे? एक रोपड़ फसल है, यानी कि एक बागान फसल है, बाग उगाए जाते हैं इसके, और उसके बाद जो है उससे रबड़ प्राप्त की जाती है। जब तक रबड़ के बाग नहीं लगाए गए थे या रबड़ एक रोपड़ फसल नहीं थी, तब तक जो है क्या था? रबड़ एक प्राकृतिक पौधा था, एक जंगली पौधा था। ठीक है, जंगल में प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा था, और इसका जो नाम था वो था हविया ब्रासिलिनिस। ठीक है, हविया ब्रासिलिनिस नाम का एक पेड़ था। उस पेड़ का जो दूधिया पदार्थ होता था, उस पेड़ के जब छाल को काटा जाता था तो दूधिया रस निकलता था, जिसको लेटेक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लेटेक्स। तो इस लेटेक्स को उबालकर गाढ़ा कर उससे जो है रबड़ बनाई जाती थी। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। रबड़ प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगता था, हविया ब्रासिलिनिस नाम का पेड़ था, और उसके लेटेक्स यानी कि दूधिया रस को गाढ़ा करके जो है रबड़ बनाया जाता था। ये तो प्रारंभिक बात होगी। लेकिन जब रबड़ के महत्व का पता इंसान को चला तो वो केवल जंगली रबड़ पर आश्रित नहीं रहा, बल्कि जो है 20वीं शताब्दी में, ठीक है, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है रबड़ का रोपड़ फसलों के रूप में, यानी कि रबड़ के बागान लगाकर उनसे जो है रबड़ प्राप्त की जाने लगी। ठीक है, और रबड़ की अगर हम विशेषताएं जाने तो क्या है कि रबड़ एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पेड़ है। उष्णकटिबंधीय मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाए। तो इस तरह भूमध्य रेखीय प्रदेश का ये पेड़ है। इसका मतलब ये अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में होगा। अधिक गर्मी का मतलब जहां तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का एक पेड़ है, और इसके जो गुण हैं वो मैंने आपको बताई दिए। हाँ, जब जंगली रबड़ जो है प्राप्त की जाती थी तो इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे अमेज़न के जंगल और जायरे बेसिन। ठीक है, दोनों भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अमेज़न के जंगल और जायरे बेसिन या कांगो बेसिन। यहाँ पर जो है
ये प्राकृतिक रबड़ उगाई जाती थी। लेकिन जब ये कृत्रिम रूप से इसका उत्पादन शुरू हुआ, यानी कि इसके बागान लगाए गए, तो जो अन्य महत्वपूर्ण जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र थे वहां पर इसका उत्पादन शुरू हुआ। और यहाँ पर तो शुरू से ही था ये प्राकृतिक रूप से। बागान यानी कि मनुष्य के द्वारा जब इसकी कृषि की जाने लगी तो इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो बनकर उभरा साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका पूरा जो है ये क्षेत्र आ जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ये सारे के सारे जो है क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का उत्पादन रोपण फसल के रूप में शुरू हुआ। अब इसकी कुछ भौगोलिक दशाएं देख ले कि किन भौगोलिक दशाओं में जो है रबड़ का उत्पादन होता है। जैसे अगर सबसे पहले हम तापमान की बात करें, कुछ चीजें जो है आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। एक चीज बोलते ही कुछ चीजें अपने आप जो है आ जानी चाहिए। जैसे जब हमने कहा कि रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो इसका मतलब क्या है कि उष्णकटिबंध का मतलब कि इसे ज्यादा तापमान चाहिए, तो इसका मतलब ये उच्च तापमान वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में ये उगेगा जहां पर तापमान उच्च होता है। और इसके लिए जो आदर्श है वो 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, नहीं 26 से 30, ठीक है, 26 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो आदर्श है। और साल के किसी महीने का भी तापमान 22 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर गर्मी ही गर्मी होती है वहीं पर ये उगता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक दशा ये है कि यहाँ पर जिस तरह तापमान इसको ऊंचा चाहिए, इसी तरह से वर्षा भी इसको ऊंची चाहिए, यानी कि ज्यादा मात्रा में वर्षा चाहिए। और साल का कोई भी महीना ऐसा नहीं होना चाहिए जब वर्षा न हो, यानी कि जिस तरह साल भर ऊंचा तापमान चाहिए उसी प्रकार साल भर की वर्षा भी इसको चाहिए। मिट्टी की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये प्लांटेशन रॉक है, रोपण जो है कृषि का पौधा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको काली मिट्टी, कपास वाली जो काली मिट्टी है ना, जो रेगर मिट्टी या काली मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वो इसके लिए आदर्श है। बाकी जो है उपजाऊ लेटराइट मिट्टी या उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में भी ये पौधा आराम से उग सकता है। काली मिट्टी इसके लिए आदर्श है, ठीक है। भूमि की अगर हम बात करें तो समतल भूमि इसको चाहिए, ठीक है, भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, समतल प्रकार की भूमि जो है इसके लिए होनी चाहिए, ताकि सुप्रवाहित जो है इसका जो है जो वर्षा हो या और चीजें हो वो पानी आसानी से रिसकर नीचे जा सके, तो समतल भूमि इसके लिए चाहिए। श्रम की अगर हम बात करें तो ये श्रम प्रधान जो है कार्य है रबड़ की खेती करना, क्योंकि एक तो इसकी प्लांटेशन की जाती है ना, पौधों को एक एक पौधों को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है, फिर एक एक पौधे की देखभाल करनी होती है, और इसके बाद जब रबड़ बनने का समय आता है, यानी कि पेड़ों से दूध या रस इकट्ठा करना होता है, तो वो काम भी जो है सारा मैनुअल तरीके से ही होता है। तो इसका मतलब ये एक श्रम प्रधान जो है फसल है। इसके लिए जो है ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे सस्ता और कुशल श्रम आसानी से मिल जाए। क्लियर? भौगोलिक दशाएं क्या क्या चाहिए। अब हम रबड़ के विश्व वितरण की अगर बात करें, ठीक है, रबड़ के उत्पादन को अगर हम देखें, उत्पादन और विश्व वितरण दोनों साथ ही आएंगे। उत्पादन मैंने आपको बताया कि पहले प्राकृतिक रूप से इन क्षेत्रों में था, ठीक है, उसके बाद 20वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर प्रारंभ हुआ, इसका जो उत्पादन है वो यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो आज जब रबड़ का उत्पादन शुरू हुआ था तो ये क्षेत्र थे, केवल ये क्षेत्र थे जो रबड़ का उत्पादन करते थे, लेकिन जब यहाँ पर व्यापारिक उत्पादन रबड़ का प्रारंभ हुआ तो आज स्थिति ये है कि 98% विश्व का 98% रबड़ जो है वो केवल साउथ ईस्ट एशिया के देशों से आता है, और बचा हुआ 2% ही अमेज़न और जायरे बेसिन से आता है, ठीक है। तो अगर हम इसके उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है क्यों जायरे बेसिन और अमेज़न बेसिन से रबड़ का उत्पादन क्यों जो है मतलब कम हुआ, जब यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगा हुआ पेड़ हमें मिल रहा है, उससे रबड़ इकट्ठे करने की बजाय इन क्षेत्रों में जो है रबड़ का उत्पादन क्यों शुरू हुआ। इसलिए हुआ कि ये जो क्षेत्र थे जिस समय रबड़ का उत्पादन शुरू हुआ था इन जंगलों में, उस समय यहाँ की जो पॉपुलेशन थी
वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं थे। प्रॉफिट ओरिएंटेड समझ गए ना, मतलब उनको लाभ से कोई कार्य नहीं था। अगर ये कोई खाद्यान्न फसल होती तो शायद इसका बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया जाता, क्योंकि वो उनके प्रत्यक्ष उपभोग के लिए। लेकिन क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष उपभोग की फसल नहीं थी, लाभ के लिए थी, और लाभ की आदमी बात तब सोचता है जब वो पेट भरेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये लाभकारी फसलें जो है इन लोगों ने इसके उस पर जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी हुए पेड़ जो है पाए जाते थे, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उगे हुए थे, तो रबड़ के बिखरे हुए पेड़ जो है इसमें पाए जाते थे। अमेज़न बेसिन का हमें पता है घने और गहरे जंगल हैं, तो वो जो है बिखरे हुए पेड़ उसमें पाए जाते थे, समुद्र से दूरी थी, फिर इनको दूसरे स्थान पर निर्यात किया जाता था। यानी कि जो कॉस्ट है, कौन सी, ट्रैफिक की जो कॉस्ट है या परिवहन की जो कॉस्ट है वो इसमें ऐड होती थी। लेकिन जो है इसके बाद जब साउथ ईस्ट एशिया ने देखा कि जो है हमें इतनी परिवहन लागत पर ये फसलें यहाँ पर लेके आनी पड़ रही हैं, तो इन्होंने खुद जो है इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इसके बाद आज की अगर हम बात करें तो 98% रबड़ जो है साउथ ईस्ट एशिया के देशों से प्राप्त किया जाता है, और केवल 2% रबड़ जो है दायरे और अमेज़न बेसिन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, वियतनाम, ये सारे जो है देश हैं जिनका रबड़ उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का देश है ना। थाईलैंड यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट एशिया देश में थाईलैंड जो है कंट्री है, तो थाईलैंड जो है विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लगभग 3/4। 34% का मतलब लगभग 2/4, ठीक है। लगभग एक तिहाई, विश्व का 1/3 रबड़ का उत्पादन अकेला थाईलैंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा महत्वपूर्ण, थाईलैंड का जो है 34% रबड़ उत्पादन के साथ जो है महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की जो समस्या है थाईलैंड के रबड़ बागानों की वो क्या है कि यहाँ के जो किसान हैं उनके पास जो बागान का जो क्षेत्र है वो छोटा है, यानी कि छोटे किसानों का परंपरागत अधिकार है। छोटे किसान हैं, अगर बड़े किसान हो तो वो शायद और इसको व्यापारिक लेवल पर लेकर जा सकते हैं और ज्यादा उत्पादन जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये 26% का उत्पादन कर रहा है, यानी कि लगभग जो है 1/4 रबड़ का उत्पादन इंडोनेशिया कर रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण जो द्वीप है जावा, सुमात्रा और बोर्नियो में जो है इसका उत्पादन होता है। मलेशिया की अगर हम बात करें तो मलेशिया जो है वो 14% रबड़ का उत्पादन करता है। मलेशिया भी जो है साउथ ईस्ट एशिया का देश है। यहाँ ये हैंडमेड में इसलिए सारी एक कंट्रीज आपको नहीं देख पाओगे, लेकिन ये सारी जो है साउथ ईस्ट एशिया की ही कंट्रीज हैं। तो इस तरह मलेशिया जो है 14% रबड़ का उत्पादन करता है, और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, सामुद्रिक जलवायु, सस्ता श्रम, रेल परिवहन बहुत अच्छा है, सड़क परिवहन बहुत अच्छा है, अच्छे बंदरगाह हैं, ये सारी जो है विशेषताएं हैं जिसके कारण मलेशिया में रबड़ का उत्पादन अच्छा होता है। और यहाँ के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? जोहारे, मलक्का, सिलांगकोंग, पेरक और पिनांग, ये क्षेत्र है मलेशिया में जहाँ पर रबड़ का उत्पादन ज्यादा होता है। चौथे नंबर पर हमारा अपना देश है भारत, ठीक है। और भारत विश्व का लगभग 8% रबड़ का उत्पादन करता है। महत्वपूर्ण कौन कौन से जो है राज्य है जहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है, क्योंकि हम ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, तो जो दक्षिणी भारत है वहीं पर रबड़ का उत्पादन हो सकता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रबड़ का उत्पादन होता है। इसके बाद जो है चीन है। चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है जो भूमध्य रेखा के पास पड़ेगा, इधर के जो क्षेत्र है चीन के तटीय क्षेत्र, वहां पर रबड़ के बागान जो है लगाए गए, ठीक है। और इसके अलावा और भी देश है जहां पर जो है रबड़ का उत्पादन किया जाता है, जैसे वियतनाम, आइवरी कोस्ट, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलीपींस, ये सारे जो है देश हैं। इनमें से आइवरी कोस्ट और श्रीलंका जो है अफ्रीका के हैं, नहीं, आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया
नाइजीरिया, ठीक है, ये क्षेत्र है अफ्रीका के, बाकी सारे के सारे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो ये जो है रबड़ का उत्पादन हो गया। अब व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार जो है इसके व्यापार की अगर हम बात करें तो आज सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो गए, जहां पर रबड़ का उत्पादन तो है लेकिन रबड़ की खपत नहीं, इतनी खपत नहीं है, क्योंकि जो है इस खपत कहाँ पर है, जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, वहां पर जो है इसकी खपत अधिक होती है। और इसकी मांग कहाँ पर है, इसकी मांग है अमेरिका में और यूरोपीय देशों में। अब अमेरिका और यूरोपीय देश आपको पता है ये शीतोष्ण कटिबंध के देश है ना, यानी यहाँ पर रबड़ का उत्पादन नहीं होता है लेकिन मांग है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस रबड़ का जो उत्पादन है वो इन क्षेत्रों में हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि निर्यातक देश कौन से हो, यही देश जो उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और आयातक देश कौन से हुए, अमेरिका और यूरोप के देश। क्लियर है। इस प्रकार जो है जो अधिकांश रबड़ दक्षिण पूर्वी, ये निर्यातक तो यही देश हो गए, कौन कौन से, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और चीन। और आयातक देश कौन से हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा आदि देश हैं जो कि इसका आयात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक रबड़ की फसल मैंने आपको करवाई है, ठीक है, ये रबड़ की फसल मैंने आपको करवाई है। इससे पहले 7 फसलें हैं, वो 7 फसलों पे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देना है ना। तो अब आपको करना क्या है कि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो यहाँ मैप आपके सामने टंगा हुआ होगा वर्ल्ड का, या टंगा हुआ होगा या इस तरह बना हुआ होगा, उस पे आपको उत्पादक क्षेत्र दिखाने हैं एक एक। अभी जो मैंने बताया ना एक एक क्षेत्र को कि कहाँ से कौन से उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ निर्यात हो रहा है, कहाँ आयात हो रहा है, बताया ना आपको। अभी ये चीजें आपको मैप पर बताना जब आप यहाँ खड़े होकर प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट्स है केवल इतने पॉइंट्स आप लिखकर ला सकते हो, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लड़कियों को बोलने की आदत नहीं होती है और यहाँ याद तो सब करके आते हैं लेकिन फिर जब यहाँ खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप इसको जो है 5-7 पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिख कर लेकर आ सकते हो, ताकि आप भूल जाओ तो दूसरा पॉइंट देखकर उसको जो है आपको याद आ जाए कि इसके बारे में क्या बोलना। इतनी जो है आपको परमिशन होगी कि जितना ये बोर्ड पर लिखा है उतना आप लिख कर ला सकते हो। मैप आपको सामने मिलेगा लेकिन इसको ढंग से तैयार करके आओ, ठीक है। ये तो कृषि फसलों के उत्पादन की इसकी बात है। बाकी जो आप संसाधन संरक्षण पे बोलोगे उसमें तो कुछ मैप का या कोई ऐसा काम है ही नहीं, उसका भी आप इतने ही 5-7 पॉइंट जो है मेन पॉइंट है वो आप लिख कर लेकर आ सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पर्चा ही उठा लाए और यहाँ बैठ के जो है उसकी रीडिंग कर रहे, ये नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है तुम्हें, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है और छुट्टी नहीं करनी है बेटा। ऐसा नहीं है कि हमारा तो इस उसमें जो है नाम हो गया तो, क्योंकि अब तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं है, अटेंडेंस का तो कोई वो है ही नहीं, इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये होगा। और जिस दिन क्या डेट दी है तुम्हें, 23 और 24, 23 और 24 दी हुई है ना। 23 को ऐसा करते हैं जो संसाधन संरक्षण वाले हैं वो नहीं, 23 और 24 को मिक्स बोल लो आप लोग। 23 को जो संसाधन संरक्षण वाले बोल रहे हैं 23 को सारे बोल लो, 23 को सारे बोल लो जो आएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस ग्रुप का है 23 को फिर वो 24 को आ रहा है। 23 को सारे बोल लो, 24 को कोई रहेगा वो बोलेगा, जरूरी नहीं है। अगर 23 में सारा का हो गया तो 24 को कोई जरूरी नहीं है कि हम रखेंगे, सब बोलेंगे 23 को बेटा। जो जो मैंने दिया है ना, 2 ग्रुप दिए है ना, एक ग्रुप है जो चावल के बारे में बोलेगा और एक ग्रुप है जो कौन सा संरक्षण, मृदा संरक्षण और चावल संरक्षण, इस पर जो है सब बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपको पूरा जो है तैयार करना है, कोई वो नहीं है। थोड़ा सा जो है जब आपके सामने मेन पॉइंट लिखे होंगे तो तुम बोल ही सकते हो। और एक जरूरी चीज जो लड़कियां उसको ऑनलाइन देख रही है वो भी ध्यान से सुने कि
आप लोगों को गूगल मीट का लिंक भेजा जाएगा, उसको आपने जो है ज्वाइन करना है और यहाँ जो प्रेजेंटेशन चलेगी वो देखनी है, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन आपने देखनी है, क्योंकि अगर आपका नंबर है तो आप आ ही जाओगे, लेकिन अगर आपका नंबर नहीं है तो भी जो है आप उसको देख सकते हो, ताकि आइडिया हो जाए कि प्रेजेंटेशन किस तरह से चलती है, ठीक है।